बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैपिटल मेंटेनेंस है क्या? कैपिटल में इंक्रीज का नाम। कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट क्या है? कैपिटल में इंक्रीज का नाम। कैपिटल में इंक्रीज का नाम। और कैपिटल में इंक्रीज को हम प्रॉफिट कहते हैं। कैपिटल में इंक्रीज को क्या कहते हैं? याद करें, जब कभी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज़्यादा हो और फर्दर कैपिटल ना आया हो तो हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट आया, इस वजह से कैपिटल इंक्रीज हो गया। इसलिए बैलेंस शीट डेट पर आप ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या बनता है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है। कैपिटल मेंटेनेंस के अंदाज या प्रॉफिटेबिलिटी के दो अंदाज हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो सबसे पहले दो ब्रांचेस बना लीजिए कैपिटल मेंटेनेंस की। कैपिटल मेंटेनेंस की दो ब्रांचेस बना रहे हैं। और कैपिटल मेंटेनेंस क्या है? प्रॉफिट मेजरमेंट। मेजरमेंट कह दें, मेजरमेंट कह दें, प्रॉफिट मेजरमेंट या प्रॉफिट मेजरमेंट। कितने अंदाज है बेटा? दो हैं। एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और दूसरी क्या है? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ओके। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है? आपका क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया। आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो गया आपके ओपनिंग स्टॉक से, आपके ओपनिंग स्टॉक से। ठीक है। अब क्या है बेटा? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक नहीं क्लोजिंग कैपिटल ग्रेटर है किस से? ओपनिंग कैपिटल से। तो हम कहेंगे कि प्रॉफिट में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। किन टर्म्स में? फाइनेंशियल टर्म्स में। किन टर्म्स में प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ? फाइनेंशियल टर्म्स में। मसलन आपने 100 यूनिट्स 5 रुपए के प्रॉफिट पर बेची थी पिछले साल। कितने के प्रॉफिट पे? 5 के प्रॉफिट पे, या 5 की सेलिंग प्राइस पर। कितने पे? 5 की सेलिंग प्राइस पर। कितना आया आपके पास? 500। ओके। इस दफा आपने 100 यूनिट 7 रुपए के हिसाब से बेची। कितना आया? 700। कितना आया? 700। ये जो आपने प्राइस इंक्रीज की है ये फाइनेंशियल टर्म्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? फाइनेंशियल टर्म्स। और दूसरी तरफ देखें, पहले कितने यूनिट्स बेचे थे? 100। आज भी कितने बेचे? 100। इस साल भी 100 बेचे। तो कह सकता हूं आपकी कैपेसिटी में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। किस में इंक्रीज नहीं हुआ? कैपेसिटी में। पिछले साल भी 100 यूनिट से इस साल भी 100 यूनिट्स है। इसका मतलब नई फैक्ट्री नहीं लगी, नए प्लांट नहीं लगे, न्यू प्रोडक्शन या इंक्रीज इन प्रोडक्शन नहीं हुई। तो फिर आप मुझे बताएं, इस तरीके का जो प्रॉफिट होता है जिसमें यूनिट्स उतने ही रहें, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो आपको पता है इकोनॉमिक्स की दुनिया में हम ये कहते हैं कि ये प्रॉफिट किस वजह से आ रहा है? क्योंकि मार्केट में क्या मौजूद है? इन्फ्लेशन मौजूद है। इन्वेस्टर इस प्रॉफिट को देखता है। कौन से वाले को? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वाले प्रॉफिट को। ये प्रॉफिट कौन देखता है? इन्वेस्टर देखता है। वो ये देखता है कि कितना मुझे पहले शेयर वैल्यू थी, अब कितनी शेयर वैल्यू है, ईपीएस कितना आ रहा है। ये जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस होती है, यहां मैनेजमेंट ये देखती है
कि हमने पिछले साल के मुकाबले में कितने यूनिट ज्यादा बेचे, क्योंकि जो यूनिट ज्यादा बेचे हैं इसका मतलब फिजिकली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज्यादा प्लांट्स लग रहे हैं, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, 2 से 4 फैक्ट्री, 4 से 8 फैक्ट्रीज बन रही हैं, जबकि यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले भी कितने यूनिट्स बेच रहे थे? 100। आज भी कितने बेच रहे हो? 100 बेच रहे हो। तो फिर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है? इन्फ्लेशनरी मार्केट में प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना और यूनिट्स का सेम रह जाना, ये आपको फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट देता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मॉनिटरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू? मॉनिटरी वैल्यू। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप मॉनिटरी वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे, आप ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली बताएं मैंने यूनिट्स उतने ही बनाए जितने पिछले साल बनाए थे या ज्यादा बनाए। अगर ज्यादा बनाए तो बिजनेस ग्रो किया मेरा, और अगर मैंने उतने ही यूनिट्स बनाए तो मेरा बिजनेस ग्रो नहीं किया, फिजिकली मैंने कुछ नहीं कमाया। और जो कमाया है वो रियल टर्म्स में नहीं कमाया, वो तो मैंने इन्फ्लेशनरी मार्केट में प्राइसेस के अप होने की वजह से कमाया। एक तरफ मेरी सेल्स प्राइस इंक्रीज हो गई, एक तरफ मेरी जो इनपुट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से मुझे कुछ इंक्रीज मिल गया। लेकिन ये तो मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से मुझे मिला। प्रैक्टिकल मैंने अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं किया, ब्रांचेस इंक्रीज नहीं की, फैक्ट्री इंक्रीज नहीं हुई, प्लांट्स और एसेट्स इंक्रीज नहीं हुए मेरे। ओके हो गया बच्चों? अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को अभी छोड़ देंगे, चलेंगे किस पे? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पे। आगे इसकी फिर 2 ब्रांचेस हैं। किसकी? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की। कितनी ब्रांचेस हैं? 2। जी बच्चों, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की फिर 2 आगे ब्रांचेस हैं, जो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स में देखना है कितना प्रॉफिट कमाया। एक को कहते हैं मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, एक को कहते हैं रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। जो मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस होता है ये आज की प्राइसेस पे चल रहे होते हैं। जिस वक्त कैलकुलेशन करूंगा उस वक्त जो प्राइसेस हैं उसकी बेस पर, इसका मतलब इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करना, रियल प्राइस को कंसिडर करना। इसको मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, और रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस को कहते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग। अब बेटा अगर इन्फ्लेशन शामिल है तो ये नेट प्रॉफिट जब भी क्वेश्चन में गिवन होगा ये मनी टर्म्स में गिवन होगा, और अगर इसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट रियल टर्म्स में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? रियल टर्म्स में। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो गिवन प्रॉफिट मनी टर्म्स में होता है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट माइनस कर दूं तो कहां पहुंच जाऊंगा? नेट प्रॉफिट रियल टर्म में। और अगर मुझे नेट प्रॉफिट कभी मनी टर्म में कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ये बराबर होता है नेट प्रॉफिट रियल टर्म में प्लस इन्फ्लेशन प्लस इन्फ्लेशन। ओके, अब होगा क्या? 3 तरह के प्रॉफिट होंगे। एक प्रॉफिट मनी टर्म्स में, एक प्रॉफिट रियल टर्म्स में, एक प्रॉफिट फिजिकल कैपिटल टर्म्स में। किस टर्म में? फिजिकल कैपिटल टर्म में। ये 3 तरह के प्रॉफिट होंगे। अब एमसीक्यू क्या आ सकता है? 2-3 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है? वो एक प्रॉफिट दे दे और आपसे कहे कि यार इसको किन टर्म्स में कन्वर्ट करो, मनी टर्म्स में, रियल टर्म्स में और फिजिकल कैपिटल टर्म्स में। ठीक है, इधर आ जाए बेटा। आओ बच्चों जरा क्वेश्चन करते हैं। मनी प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट के लिए लिखें ओपनिंग कैपिटल 2 लाख। अज्यूम कर रहा हूं फिगर से, एग्जांपल 1 लिखें ओपनिंग कैपिटल 2 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000।
जनरल इन्फ्लेशन रेट 10%, जनरल इन्फ्लेशन रेट 10%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट 6%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट 6%, required calculate money profit, real profit, फिजिकल प्रॉफिट। क्या कहा? मनी प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट और फिजिकल प्रॉफिट। ठीक है, अब जरा डाटा देंगे। ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, नेट प्रॉफिट 50,000, जनरल इन्फ्लेशन रेट कितना बताया? 10%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 6%। कौन कौन सा प्रॉफिट मांग रहा हूं? मनी प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट और फिजिकल प्रॉफिट। 3 कॉलम बना लें बेटा सॉल्यूशन के लिए। यहां तक फ्रेम रखिएगा यार। ये बाकी मैंने मिटाया, जरा मुझे जगह चाहिए जी। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मुझे किस में चाहिए? मनी टर्म्स में। फिर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मुझे किस में चाहिए? रियल टर्म्स में। फिर मुझे फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस चाहिए, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। थैंक यू बेटा। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन जब भी गिवन होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है ये मनी टर्म्स में होता है। किस में होता है? अब मुझे बताएं नेट प्रॉफिट कितना है? सर आपने नेट प्रॉफिट लिखवाया है 50,000। ठीक है जी, 50,000 लिख दिया। वो 50 तो फिर हर एक में ही होगा, और क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये किस में है? ये मनी टर्म्स में है। ये किस में है? अब मैंने 2 इन्फ्लेशन बताए। एक कौन सा बताया? जनरल इन्फ्लेशन। और एक कौन सा बताया? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। बेटा जब मैं मनी प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट को कंसिडर कर रहा हूं तो जो ये इन्फ्लेशन होता है ये जनरल होता है। कौन सा होता है? जनरल, जनरल इन्फ्लेशन। अब यहां से कौन सा प्रॉफिट आएगा? मनी, रियल, और इसका मतलब यहां पे है नेट प्रॉफिट। जो कॉलम होगा उस टर्म्स में आएगा। और हमने अभी कहा कि नेट प्रॉफिट जब भी गिवन होगा वो मनी टर्म्स में होगा, तो इसका मतलब इसके लिए तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट साइलेंट है तो वो मनी टर्म्स में है। इन्फ्लेशन हमेशा कैपिटल पे लगेगा, ओपनिंग कैपिटल पे, जिसे ओपनिंग इक्विटी भी कहते हैं, ओपनिंग नेट एसेट्स भी कहते हैं। और वो मैंने कितना लिखवाया? 2 लाख। 2 लाख पे जनरल इन्फ्लेशन का रेट देखें भाई। 2 लाख पे जनरल इन्फ्लेशन का रेट भाई, जनरल इन्फ्लेशन कितना है? 10%। 2 लाख पे 10% लगा दें भाई, कितना बना? 20,000। अब ये मनी प्रॉफिट है, मुझे जाना है रियल प्रॉफिट पे, तो मैं 20,000 का इफेक्ट इसमें से निकाल दूंगा, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। जनरल इन्फ्लेशन, आरपीआई, रिटेल प्राइस इंडेक्स, माइनस किया तो कहां पहुंच जाऊंगा? रियल प्रॉफिट पे। कितना बना? 30,000। फिजिकल मेंटेनेंस के लिए क्या करना पड़ता है? जो मनी टर्म्स में प्रॉफिट है उसमें से स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकालना है। और इन्फ्लेशन हमेशा कैपिटल पे लगती है, लेकिन 6% कितना बना? 12,000 माइनस कर दें, बाकी बचा 38,000। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का मतलब है वो इन्वेंट्री आइटम जो मेरी कंसिडरेशन में है, जो मेरे क्वेश्चन में मौजूद है, उस पर इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। और जनरल इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट में इन्फ्लेशन का रेट क्या है। तो मनी टर्म्स में से जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल दूं तो रियल प्रॉफिट, और मनी प्रॉफिट में से अगर स्पेसिफिक का इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल दूं तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस प्रॉफिट आ जाएगा। ये मनी प्रॉफिट, ये रियल प्रॉफिट, और ये क्या है? कैपिटल मेंटेनेंस प्रॉफिट।
जो फिजिकल कैपिटल कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर रहा होता है। इसको कॉपी करें, फिर एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। कॉपी कीजिए ध्यान से। और बेटा अब अगली एग्जांपल लिखो। लिखें जी, आप कर लें नेट प्रॉफिट 1,20,000, नेट प्रॉफिट 1,20,000 कर लें। कैपिटल कर लें आप नेट प्रॉफिट 1,20, कैपिटल 2 लाख कर लें, कैपिटल 2 लाख कर लें। जनरल इन्फ्लेशन आप कर लीजिए 8% कर लें, जनरल इन्फ्लेशन 8% कर लें। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 10% कर लें, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 10%। कैपिटल ओपनिंग 2 लाख, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000, जनरल इन्फ्लेशन कर लें 8%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कर लें 12%। अब बताएं जी नेट प्रॉफिट कितना लिखा है? 1,20,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो ये कौन सा प्रॉफिट है? ये मनी प्रॉफिट है, ठीक है जी। 2 लाख कैपिटल है, इसमें तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो प्रॉफिट है वो है ही मनी प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम। अब 2 लाख कैपिटल है ओपनिंग, इस पे से जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल दें। जनरल इन्फ्लेशन का रेट क्या बताया है? 8%। लगाएं जी 8%। शेरोज का मोबाइल निकाल, 2 लाख का 8% लगा, 2 लाख का 8%। जी भाई यार 16,000 बनता है भाई। इसका ना अक्टूबर आएगा ना इसे कुछ और काम होना है बच्चों, ठीक है। 1,20,000 में से 16 गए, क्या बचा? 1,04,000, 1,04,000। अब ये मनी प्रॉफिट है, इसमें से स्पेसिफिक इन्फ्लेशन निकालना है। 2 लाख का 10% कितना? 20,000 माइनस कर दे, बाकी बचा 1 लाख। अब ये 1,20,000 क्या है? मनी प्रॉफिट। 1,04,000 क्या है? रियल प्रॉफिट। और फिजिकल प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ओके हो गया। ओके हो गया भाई। अब मैं मनी प्रॉफिट से चल रहा था, किससे? मनी प्रॉफिट से। अब मैं आपको क्वेश्चन में रियल प्रॉफिट दूंगा, ये दूंगा आपको, ये वाला 1,04,000 रियल, और फिर जाऊंगा मनी पे और फिजिकल कैपिटल प्रॉफिट पे। लिखें जरा एग्जांपल। ध्यान से लिखिएगा बेटा। ओपनिंग कैपिटल लिखें, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, रियल प्रॉफिट 1,20,000, रियल प्रॉफिट 1,20,000, जनरल इन्फ्लेशन रेट 8%, जनरल इन्फ्लेशन रेट 8%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट 10%, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट 10%। अब हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है 1,20,000। हमें क्या गिवन है? ये रियल प्रॉफिट 1,20,000। अब क्योंकि यहीं से आगे जाना है इसलिए लिखूंगा तो ऐसे ही लिख लिया भाई। अब बताएं किस में कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी? रियल में नहीं आएगी क्योंकि गिवन ही रियल में है। लिए जी 1,20,000 लिख दिया, ओके हो गया। अब रियल कितना है? 1,20,000 आएं जी, ये है रियल प्रॉफिट 1,20,000। इसमें जमा करना है जनरल इन्फ्लेशन का इफेक्ट। कैपिटल लिख लीजिए 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख का कितने परसेंट? 8%। जनरल इन्फ्लेशन 8% है, वो इसमें जमा करें। 2 लाख का 8%, 16,000 बना। 1,20,000
जमा 16,000 कितना बना? 1,36,000। अब ये 1,36,000 क्या है? ये मनी प्रॉफिट है 1,36,000। कैसे आया? 1,20,000 में अब माइनस नहीं किया, जमा किया है 16,000, 1,36 हो गया। ओके हो गया। अब ये 1,36 यहां लिख दूंगा क्योंकि इसने मनी प्रॉफिट से शुरू होना है। इसने किससे शुरू होना है? मनी प्रॉफिट से। देखें, और मनी प्रॉफिट कितना आया? 1,36,000। अब इसमें से स्पेसिफिक इन्फ्लेशन निकालना है, वो 2 लाख का कितने परसेंट है? 10%। कितना बना? 20,000। माइनस कर दें 1,16,000। ये कौन सा है? ये फिजिकल प्रॉफिट है, जो यूनिट्स के प्लस माइनस होने से माइनस करना था। 1,36 में से 20 गए, 1,16,000। अब ये है मनी प्रॉफिट, ये है रियल प्रॉफिट, और ये है आपका फिजिकल प्रॉफिट। तो फिर किसी तरफ से भी मूव करना हो, ये ध्यान रखिएगा कि फिजिकल प्रॉफिट मनी प्रॉफिट में से स्पेसिफिक इन्फ्लेशन माइनस करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। ओके हो गया। अब आगे चलें। अब इसके बाद अगली स्टोरी क्या कह रहा है? इसके बाद अगली स्टोरी में हो सकता है वो इनकम स्टेटमेंट भी मांगे और बैलेंस शीट भी मांग ले। ठीक है, हेडिंग बनाएं, हेडिंग बनाएं, प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड प्रेपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी बेटा ध्यान से पढ़ें। ये तो करवा दिया, ये खुद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 7 है आई कैप की, इस जैसे मैंने करवा दिया। पीछे में क्या मांग रहा है? कैलकुलेट प्रॉफिट एंड प्रिपेयर समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चले ये करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़ें। आओ बच्चों अगला काम करते हैं। क्या कह रहे हैं? एक्स लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 1 विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच कॉस्ट 10,000। यानी इन्वेंट्री ले आया। अगर इन्वेंट्री ले आया तो इन्वेंट्री डेबिट हो गई और कैपिटल क्रेडिट हो गया। कितने से लाया? 10,000 से। ये देखें कमेंस्ड है बिजनेस। ओके हो गया। क्या मांगा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस मांगा हुआ है और बैलेंस शीट मांगी भी है। कितने का बेच दिया उसने? 14,000 का। किसके बदले? कैश के बदले। ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन 5% है और स्पेसिफिक 10% है। आ जाओ। फाइनेंशियल टर्म्स में रेवेन्यू कितना है? 14,000 का बेचा। ये देखें। और कॉस्ट कितनी है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना रहा हूँ 10,000। कितना कमाया? 4,000 कमाया। किस शक्ल में? मनी टर्म्स में। किस शक्ल में? मनी टर्म्स में कमाया। कितना? 4,000। रियल टर्म्स में आ जाए। रियल टर्म्स में जाके देखें जरा क्वेश्चन में क्या प्राइस दे रहा है वो हमें। जी 14,000। भाई कितनी दे रहा है? 14,000 दे रहा है। ओके, इसको जरा नीचे लिख देते हैं। 14,000, ये 4,000 है। अब 14,000 की सेल्स वैल्यू है। ओके हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000 है। प्रॉफिट कितना आया? 4,000। लेकिन वो 4,000 तो मनी टर्म्स में है। अब इसमें से क्या करूंगा? जनरल इन्फ्लेशन का फैक्ट निकालूंगा, अभी सिखाया है। और जनरल इन्फ्लेशन किस पे लगता है? कैपिटल पे। और अभी देखें इन्वेंट्री डेबिट हुई है और कैपिटल क्रेडिट हुआ है साल के पहले दिन। और हमने कहा था कि इन्फ्लेशन हमेशा कैपिटल पे लगेगा। तो कैपिटल कितने हैं आपके पास? 10,000। और जनरल इन्फ्लेशन का रेट 5%। आ जाए 10,000 का 5% लगा दें। कितना बना? 500। यहां से माइनस कर दें तो रियल प्रॉफिट कितना है इन्फ्लेशन के बगैर? 3,500।
फिजिकल मेंटेनेंस में क्या होगा, 14,000 ही होगा, 10,000 ही माइनस होगा, प्रॉफिट फिर 4,000 आया। लेकिन अब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकालें, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 10,000 का कितने परसेंट है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, भाई कितने परसेंट है, 10%। 10,000 का 10% कितना बना, बोले 1,000, ये 1,000 इधर माइनस कर दें, कितना आया प्रॉफिट, 3,000। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं एग्जांपल करवाता था, वो कहाँ से शुरू होती थी, प्रॉफिट से, ये शुरू हो रहा है सेल से, बस ये फर्क है, बिल्कुल वैसे ही किया। ये देखें, ये सामने है आपके, इसलिए मैंने बोर्ड बना के रखा हुआ। अब इधर आ जाए, बैलेंस शीट मांग रहा है फाइनेंशियल टर्म्स में, कितने का रेवेन्यू आया, 14,000 का, और किस शक्ल में आया, कैश की शक्ल में। ये देखें कैश सेल्स हुई हैं, नहीं तो डेटर आ जाता ज्यादा से ज्यादा, ये तो एसेट्स आ गए, ठीक है। इक्विटी में आ जाए, ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10,000 जो हमने लगाया है। फाइनेंशियल टर्म्स है, कौन सा इन्फ्लेशन निकालना होता है, कौन सा, कोई भी नहीं निकालना होता, ये तो इन्फ्लेशन वाला होता है। अब आ जाए, प्रॉफिट कितना कमाया इसमें, 4,000, पहला साल है, प्रॉफिट जाके रिटेन अर्निंग में पार्क हो जाएगा। टोटल एसेट्स कितने बने, 14,000, इक्विटी एंड लायबिलिटी 10,000 और 4,000 कितनी हुई, 14,000, ये भी 14,000 हो गया, बैलेंस शीट मैच हो गई। अब रियल टर्म्स में आ जाए, एसेट्स कैश कितना आया आपके पास, 14,000, भाई कितना आया, 14,000। अब इस 14,000 में क्या है आपका, कैश है, भाई क्या है, कैश है, ओके हो गया। अब आए, ये 14,000 तो एज इट इज आ गया, क्योंकि कैश है, प्योर आइटम है। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 10,000। अब रियल में हूं तो कैपिटल पर इन्फ्लेशन लगता है, लेकिन जनरल कैपिटल कितना था, 10,000, लगाएं इस पे 10%, कितना बना भाई, कितना बना, जनरल का रेट कितना है, 5 है, सॉरी 5%, कितना बना, 500, भाई कितना बना, 500, और इसका प्रॉफिट कितना है, 3,500, इधर ले आए 3,500, टोटल कर दें, वही 14,000 आएगा, क्योंकि ये रियल टर्म्स में है। इसमें से इन्फ्लेशन, सॉरी मनी टर्म्स में है, इसमें इन्फ्लेशन वाला फैक्ट लेना, ये ओपनिंग में है, ये ओपनिंग में है, और क्लोजिंग में जाते जाते इन्फ्लेशन आ चुका है। ये इन्फ्लेशन के बगैर वाला आपका प्रॉफिट है, तो फिर कैपिटल जो है उसको भी क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन से एडजस्ट होना चाहिए। और 10,000 पे कितने परसेंट, 5%, इसे इन्फ्लेशन रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रिजर्व, कि इन्फ्लेशन की वजह से उसमें कितना इंक्रीज का इफेक्ट होना चाहिए। अब आ जाए फिजिकल में, कैश तो 14,000 ही आएगा, ओके हो गया। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 10,000। अब कौन सा फैक्ट निकलवाना है, स्पेसिफिक का, 10,000 का कितना है, 10%, कितना बना, 1,000, ये फैक्ट आ गया 1,000 का पॉजिटिव। अब बताएं इसका प्रॉफिट कितना है, 3,000, 3,000 इधर जमा कर दें, टोटल कितना हुआ, 14,000, ये भी कितना हो गया, 14,000। ये हमने इनकम स्टेटमेंट भी बना दी और बैलेंस शीट भी बना दी, किसके साथ, मनी के साथ भी, रियल के साथ भी, फिजिकल के साथ भी। कॉपी करें फिर आगे चलते हैं। कर लिया भाई कॉपी, अब आ जाए ध्यान से।
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। क्या कह रहा है? Carey starts in business on Yekam January year 1. Carey sold shareholder contributed capital of 1000. Carey purchased one item of inventory for 1000 and sold that inventory for cash of 1400. At the end of the year 1, the replacement cost of the same item of inventory is 1100. याद देखिएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट का मतलब आज एक साल गुजरने के बाद कितने का खरीद सकता हूं? 1100 का। इसका मतलब इस आइटम पे स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट कितना लगा? 1000 का 10% 100 और 1000 से चला गया 1100। कभी स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट परसेंट में देगा, कभी क्या कहेगा साल के पहले दिन की कॉस्ट देगा, साल के आखिरी दिन की कॉस्ट देगा, आखिरी दिन की कॉस्ट देगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है और जिसे क्या नाम दिया जाएगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट या करंट कॉस्ट। यानी आज 1100 का हो चुका है, कब? साल के आखिरी दिन। साल के पहले दिन 1000 का खरीदा था तो कितने का फर्क पड़ा? 1000 का। यहां स्पेसिफिक इन्फ्लेशन परसेंटेज में नहीं है, यहां स्पेसिफिक इन्फ्लेशन ₹100 है। ओके हो गया। दोबारा से मांग रहा है इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस। आए बनाते हैं। सबसे प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाएं। कितने का बेचा है भाई? जाके चेक करें। 1000 की लेके 1400 की बेच दी, ये 1400 आ गया। खरीदा कितने का था भाई? खरीदा कितने का है? 1000 का, ये आ गया। कितना बचा? 400। ये 400 है मनी प्रॉफिट। मनी प्रॉफिट से कोई टेंशन नहीं हमें। अब 1400 ऐसे ही है, 1000 ऐसे ही है। 400 का प्रॉफिट आया लेकिन वो तो रियल टर्म्स में नहीं है, मनी टर्म्स में। अब जनरल इन्फ्लेशन लगा लेंगे। कैपिटल कितना लगाया था? 1000 और जनरल का रेट क्या इन्फ्लेशन का? 7%। निकाल दो, कितना है भाई? जाके चेक करें। 70 है। कैलकुलेटर से चेक करें भाई, भाई कैलकुलेटर से चेक कर लें। 70 है। बोलो भाई, 70 है। अच्छा, इसको ये भी कहते हैं कांस्टेंट परचेज पावर अप्रोच। कांस्टेंट परचेजिंग पावर अप्रोच। 70 माइनस किया, कितना बचा भाई? 400 में से 70 गए 330। ये रियल प्रॉफिट है। फिजिकल में क्या करूंगा? 1400 ऐसे ही लूंगा, 1000 माइनस करूंगा, कर दिया। अब मुझे बताएं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन कितना आया? परसेंटेज में नहीं है। 1100 वाली चीज पहले 1000 की थी तो 1100 में से 1000 माइनस कर दें। कितने का फर्क पड़ा है? 100 रुपए का। 100 रुपए इसमें से माइनस कर दें, कितना बचा? 400 में से 100 गए 300। ये पॉइंट नोट करें। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होता तो कैपिटल पे परसेंटेज लगती है, अगर परसेंटेज होता है यहाँ एब्सोल्यूट दिया हुआ है तो फिर मैं 1100 में से 1000 माइनस करके 100 लिख दूंगा। अब टोटल एसेट्स कितने हैं? कितने का बेचा है? 1400 का। ये 1400 लिख दें इधर। 1400 1400 1400 ये टोटल एसेट्स है। अब क्या चाहिए? ओपनिंग इक्विटी कितनी लगाई थी? 1000 1000 1000। कमाया कितना है? 400। रिटेन प्रॉफिट में लिखने मनी टर्म्स वाले प्रॉफिट में, ये 1400 हो गया। ओके हो गया। अब रियल में है तो 1000 पे जनरल इन्फ्लेशन लगाऊंगा 7%। कितना बना? 70 का। और प्रॉफिट कितना है रियल में? 330 का। कितना बना? 1400। इधर आ जाए। यहां क्या लगाना है? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। और वो कैसे है? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन 1100 माइनस 1000 कितना बना? 100। यहां 100 लिखिए
और प्रॉफिट कितना आया 300, 300 का नहीं, ये लें 1400, बैलेंस शीट बन गई। ये वाला पॉइंट सिर्फ इस एग्जाम्पल में नया है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ओके हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई कैप की कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल 1 हो गई। आई कैप की कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल 9 क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे लेक्चर में। ध्यान से देखें, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है एनालाइज द अबव स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर द सिलेक्टेड आंसर। स्लाइडर देंगे यार। शहरोज के लिए दुआ करनी है, इसका अक्टूबर जल्दी आ जाए। इस दफ़ा अक्टूबर लेट हुआ ना, इसने मुझे पकड़ लेना। नंबर 1, in case of conflict between requirements of conceptual framework and IFRS, the requirements of conceptual framework shall prevail. No, conceptual framework prevail नहीं करेगा, standard prevail करेगा, ये false है। Conceptual framework is not an international financial reporting standard. True, ये standard बनाने में मदद करता है, ये खुद standard नहीं है। HR related cost, human resource cost is recognized an asset. एम्प्लॉय को ट्रेन किया, उस पर जो कॉस्ट लगी उसे एसेट समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सिंस इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोवेबल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स, जी नहीं, क्योंकि हम एम्प्लॉय को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो नोटिस देकर जा सकता है, इसलिए इस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जी नहीं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है कि गुडविल जो इंटरनली जनरेटेड है उसे कभी कैपिटलाइज नहीं कर सकते, फॉल्स। When economic benefit arise over several accounting period and the association with income can only be decided in broad terms, expenses should be recognized in profit and loss of each accounting period on the basis of systematic and rational allocation procedure। बिल्कुल सही, मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से जिस साल का रेवेन्यू उस साल की कॉस्ट के साथ मैच होना चाहिए। ट्रू। When an item of expenditure is not expected to provide any future economic benefit, it is recognized as asset in the financial statement, जी नहीं। जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ना मिल रहे हों, यानी बेनिफिट विद इन 12 मंथ्स हो, तो उसे उस साल का एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, फॉल्स। In fair value method, assets are measured at the amount that would be paid to purchase the same, जी नहीं। फेयर वैल्यू में हम कहते हैं जो अमाउंट हमें मिलेगी, और फेयर वैल्यू जो है और सिमिलर एसेट करंटली, जी नहीं, ये एग्जिट एंट्री होती है। ये एग्जिट है, फेयर वैल्यू जाने का नाम है और करंट कॉस्ट आने का नाम है। तो फेयर वैल्यू मेथड जो है वो करंट कॉस्ट पे लगता है जब कोई आइटम आ रही होती है। फेयर वैल्यू तो जाने वाली आइटम है और जाने वाली आइटम से पैसे आते हैं जाते नहीं हैं, तो ये भी फॉल्स है। हमने ट्रू फॉल्स बताया और रीजंस भी बता दी। ओके हो गया, आगे चले। ये करंट अटेम्प्ट स्प्रिंग 23 में पास पेपर आया है, 4 नंबर का, ये मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं, ट्राई कीजिए। आओ बच्चों, 1 मार्च 22 को इनका एम्पायर लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस कमेंस किया कितने का, 60,000 से। Which was used to purchase 2 items of inventory, एक कितने की, 25 की, एक 35 की, 60 पूरा हो गया। डिटेल ऑफ देयर कॉस्ट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 28/2/23 आर एज फॉलो। वो सेल्स है, ये कॉस्ट है। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जनरल इन्फ्लेशन रेट कितना है, 8%। इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए, ये परसेंटेज में दिया है 12%। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन करंट कॉस्ट, अभी बताया 5 मिनट पहले, ऑफ द प्रोडक्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी दिन उसकी वैल्यू 45,000 पे खरीदा था, 35,000 का, तो कितना इन्फ्लेशन लगा स्पेसिफिक, 10,000 का। तो फिर ए के लिए दे दिया उसने परसेंटेज में, बी के लिए दे दिया उसने अमाउंट में। ए के लिए परसेंटेज में दिया तो इसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे लगा दीजिएगा। पेपर में ये गलती ना कीजिएगा कि 60,000 पे लगाएं, क्योंकि 60,000 कैपिटल है 2 प्रोडक्ट के लिए। तो ए के लिए कितना है, ये देखें 25,000, तो 25,000 पे 12% लगाना है।
और ये 45 माइनस 35 10 आना है, ये स्पेसिफिक है। ये ट्रिकी पॉइंट खेला। बच्चे ने क्या गलती की, उसने 60,000 सारा ही ए के लिए कर लिया। भाई ए के लिए कितना लगाया है 25, तो 25 पे आप स्पेसिफिक लेंगे। जो 35 लगाया है वो एब्सोल्यूट में 35 और 45 का डिफरेंस लेंगे। क्या कह रहा है, कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बना दें और बैलेंस शीट बना दें फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के लिए पहले मनी प्रॉफिट निकाल लूंगा। मनी प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, दोनों की सेल्स, एक की कितनी 55,000, दूसरे की कितनी 70,000, टोटल करें 1000 कॉमन ले लूं, 55 और 70 कितना हुआ 55 और 70, एक 25 लिख दें। कॉस्ट कितनी है 25, ये 35, 25 35 60 लिख दें। ठीक है भाई, ओके हो गया। अब इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल दें। इन्फ्लेशन इफेक्ट कहां पहुंच जाएंगे, प्रॉफिट पे, क्योंकि ये तो मनी प्रॉफिट आएंगे। कौन से प्रॉफिट आएंगे, मनी प्रॉफिट। अब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दोनों के ले लेंगे। दोनों के क्या ले लेंगे, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ए के लिए कितने का खरीदा 25, इसका 12% ले लीजिए। और दूसरा कितना है 45 माइनस 35। ये परसेंटेज में, ये एब्सोल्यूट में अभी क्वेश्चन करवाया। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन करंट कॉस्ट। ये कितना बना 25 का 12% 3, और ये कितना बना 45 में से 35 गए 10, 3 भी माइनस करें और 10 भी माइनस करें। बताएं जी फिजिकल शक्ल में प्रॉफिट 65 में से 13 गए 52, 65 में से 13 गए 52, ये बन गई इनकम स्टेटमेंट। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ, फिजिकल मेंटेनेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बाकी आप बना लीजिएगा ऊपर जो शश का प्रोग्राम होता है। इधर बैलेंस शीट पे आ जाए, बैलेंस शीट एसेट्स पर आ जाए। एसेट्स नहीं मांगा उसने, सिर्फ इक्विटी मांगी है, लाइफ आसान हो गई। इक्विटी के लिए सबसे पहले क्या ले लें, ओपनिंग। जाएं जी, ओपनिंग बताएं कितना है। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का 60 है, ठीक है जी 60 आ गया। अब इसमें स्पेसिफिक का इन्फ्लेशन रिजर्व डालना है। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन अफेक्ट, इसके लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वहां पे पहले बनाया हुआ वही ले लीजिए। एक 3 है, एक 10 है, एक 3 है और एक 10 है। 3 किस पर है, ए पर, और 10 किस पर है, बी पर, लेकिन यहाँ टोटल ही ले लीजिए। अब इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर दें। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना प्रॉफिट फिजिकल टर्म्स में 52, जमा कर दीजिए। 60 3 63 10 73 73 और 52 75 75 50 125 125 ही आ गया आपका इक्विटी का क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस किसका, इक्विटी का। अब बेटा मैंने इसके सारे एमसीक्यूज देख लिए, किसी एमसीक्यू में कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आया उससे सारे एमसीक्यूज आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व होंगे। फिर भी कोई एमसीक्यू में मसला हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ग्रुप में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता चला जाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।